हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे पाइल फाउंडेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि जो ग्रेनुलर सॉइल्स है हमारे, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल्स, उनमें हम हमारी जो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्यू यू का क्यू ई बी इंटू ए बी प्लस क्यू एस एफ इंटू ए एस, राइट। ये हो गया एंड बियरिंग वाला कंपोनेंट, ये हो गया स्किन फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट। दिस इज क्यू ई बी, जिसको कई बार क्यू यू पी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, अल्टीमेट पॉइंट रेजिस्टेंस, राइट। क्यू ई बी, इसको क्यू एस एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमको अब देखना है कि हमारा जो ग्रेनुलर सॉइल है उसके लिए ये वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो दिस इज माय पाइल, ये मेरी एक पाइल है, ठीक है। इसको मैंने जमीन में गाड़ा हुआ है। तो यहां पे सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि क्यू ई बी की क्या वैल्यू होगी, फिर क्यू ई बी को ए बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्यू ई बी का कॉम्पोनेंट आ जाएगा। इसको अलग अलग करके सॉल्व करता हूं मैं। सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं क्यू ई बी को, जो ये वाला नीचे से एंड बियरिंग का कंपोनेंट आ रहा है ना क्यू ई बी का, उसको पहले हम देख लेते हैं। उसको देख लिया, फिर इसको देख लेंगे क्यू एस एफ को, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। फिर तो ऐड ही करना दोनों को, एक एक करके देख लेते हैं, राइट। आपने ये फॉर्मूलाज पहले पढ़े होंगे, ऑफ कोर्स पहले पढ़े होंगे, पर मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूं ना, मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा, वैसे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कितना भी नया क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप कर लोगे। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से फॉर्मूलाज को लिखूंगा ताकि जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आना आ जाए, कोई हमको डर ही नहीं है उस बात का। क्यों? आप जो हमारा लेवल है वो बहुत ऊपर उठ जाएगा, राइट, उसकी वजह से। तो जो मैं आपको पहले फॉर्मूला कराऊंगा इसका, वो थोड़ा सा वो वाला फॉर्मूला कराऊंगा। एक कंसेप्ट होता है इसमें, एक कंसेप्ट होता है क्रिटिकल लेंथ का, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले मेनली ब्रॉडली इसको हम स्टडी कर ली। क्रिटिकल लेंथ का कॉन्सेप्ट मेनली ईएससी मेज में ही पूछा गया है और किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो पहले हम सिंपल चीज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। ईएससी मेज में पूछा है तो हो सकता है कि गेट में भी आ जाए कल को, राइट, हमको पता नहीं है। तो इसलिए पहले सिंपल केस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में अगले लेक्चर में उसको भी कर लेंगे। तो क्यू ई बी, क्यू ई बी की अगर मैं बात करूं एंड बियरिंग की, उसको देखने के लिए हमने जो शैलो फाउंडेशन में, वैसे मैंने अभी आपको शैलो फाउंडेशन पढ़ानी है, जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कराऊंगा। अगर आपने पहले पढ़ी होगी देन यू नो, शैलो फाउंडेशन में आपने एक रिजल्ट किया था, क्या? अल्टीमेट लोड कैपेसिटी का, क्यू यू का। क्या था वो रिजल्ट? इट वाज सी एन सी, ट्रजागी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्डाइज जो हमारी इक्वेशन है, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। ओके ओके, ठीक है। तो ग्रेनुलर सॉइल है हमारा, ग्रेनुलर सॉइल में कोहेजन क्या होती है? 0। तो इस कोहेजन वाले कंपोनेंट को सीएनसी क्या हो जाएगा? 0। कोहेजन है ही नहीं इसमें, राइट, तो सीएनसी 0 हो जाएगा। ओके, देन तो उससे फिर मतलब क्या पता चलता है कि मेरा फॉर्मूला क्या बना क्यू यू का? क्यू यू का फॉर्मूला बन गया क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा, ठीक है। अब यहां पे जो ये बियरिंग एन क्यू एन गामा क्या होते हैं? बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, राइट। ये जो एन क्यू है, एन गामा है, दीज आर व्हाट? बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स। एन क्यू एन गामा बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, ओके, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, फाइन। पर मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं किस बात पे एम्फेसिस देना चाहता हूं यहां पे, इस बात पे कि जो ये एन क्यू एन गामा होते हैं, ये हम लेते हैं, हम किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फिलहाल? एंड बियरिंग। जो ट्रजागी इक्वेशन है वो भी जो फाउंडेशन के नीचे से उसको रेजिस्टेंस मिलती है ना, उस पर ध्यान देती है।
ऊपर वाले को तो वो सीधा ऐसे कन्वर्ट कर लेती है कि ओके ऊपर से सरचार्ज लग रहा है, इस लेवल पे सरचार्ज लग रहा है, मेरा जितना भी मेरा जो होगा फाउंडेशन का ऊपर है, राइट, डेप्थ है, उतना सरचार्ज लग रहा है। जैसे गामा इसका यूनिट वेट है, डीएफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो गामा डीएफ का सरचार्ज लग रहा है, वो सरचार्ज लग रहा है। अब उस सरचार्ज के लगने के बाद नीचे से रेजिस्टेंस आ रही है जो भी आ रही है, राइट। तो उसमें भी जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स होते हैं, जो भी राइट फैक्टर्स होते हैं जो इस क्यू यू को डिटरमिन करने के लिए होते हैं, दैट इज जो नीचे से लग रहे हैं। यहां पे जो गामा है, दिस इज ऑल्सो बिलो, ये एक लेयर बन गई ना, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली भी कई लेयर्स में डिवाइड हो सकती है, पर हमें किससे मतलब है अभी फिलहाल, हमें किससे मतलब है, इससे जो नीचे लेयर है, दिस इज लेयर बिलो, राइट, बिलो लेयर, इसको मैं बिलो लेयर का नाम देता हूं, बिलो लेयर, राइट, लेयर बिलो दिस फाउंडेशन लेवल। तो एन क्यू एन गामा, और जो ये वाला गामा है, दिस गामा, गामा इन थर्ड टर्म, राइट, दिस गामा, ये तीनों जो हैं, दिस इज फॉर द बिलो लेयर, एन क्यू एन गामा एंड गामा। इसकी आई थिंक मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो आपको पता होगा ही, राइट, एन क्यू एन गामा, बट स्टिल चलो मैं सारा कुछ करा ही रहा हूं तो ये लिख देता हूं मैं, एन क्यू एन गामा and this gamma. Let's say this is third term, right? This is first term, this is second term, and this is third term. तो gamma of third term, gamma of third term, gamma of third term मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे Q को भी हम गामा डी एफ कह देते होते हैं, तो ताकि आपको स्पेसिफाई हो कि मैं किस गामा की बात कर रहा हूं, उसलिए। तो गामा एन क्यू एन गामा, this NQ N gamma and gamma of third term, ये तीनों जो हैं, this will depend on NQ N gamma and gamma of third term for below layer। ये तीनों किसके लिए लेने हमको, उस लेयर के लिए जो फाउंडेशन लेवल के नीचे है, उसके ऊपर और इसके नीचे हो सकता सेम हो, पर हमको उस लेयर के लेने हैं जो नीचे है। अगर सेम है तो जो ऊपर वाले के हैं वो ही होंगे नीचे वाले के, ऑफ कोर्स, पर हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, जो नीचे है लेयर। अगर अलग अलग है तो जो नीचे लेयर है उसके, राइट। एन क्यू एन गामा गामा, गामा ऑफ थर्ड टर्म, ये हमको लेने हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू layer below the foundation level। और ये Q क्या होता है, Q होता है कि ऊपर से इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर कितना आ रहा है, वो होता है Q, राइट। मैं यहां पे एक नाम दे रहा हूं, क्या, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। क्यों इफेक्टिव नाम लगा दिया मैंने साथ में, इफेक्टिव के साथ क्या हुआ, इफेक्टिव के साथ ये हो गया कि कहीं वाटर टेबल आ गया कहीं बीच में, तो फिर उस केस में जो भी वाटर टेबल के नीचे गामा आप लोगे दैट विल बी गामा डैश। इसको भी मैं अभी कराऊंगा, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें ये चीज आपको क्लियर होगी। पर फिलहाल अभी के लिए जो ये Q है, आपको ये तो सब कुछ क्लियर हो गया, एन क्यू आपको क्लियर हो गया, ये क्या बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन क्यू एन गामा, किसके कॉरस्पॉन्डिंग लेने हैं, उस लेयर के जो फाउंडेशन लेवल के नीचे है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेने हैं, ओके, एन क्यू एन गामा। यहां से भी आपने चाहे शैलो फाउंडेशन अच्छे से नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने आपको नहीं पढ़ाई, ठीक है, तो मैं ये नहीं जानता कि आपने कितनी अच्छी तरह पढ़ी है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा लो कि जो हम क्यू ई बी देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो फाउंडेशन लेवल है इस पे कितना, इसके कितनी डिस्टेंस है, इसकी एंड बियरिंग की कितनी डिस्टेंस है। मतलब हम इस वाले लेयर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इस वाले पे अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस लेयर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो एन क्यू एन गामा किसका होगा, इस लेयर का जो
फाउंडेशन लेवल के नीचे है। एन क्यू एन गामा बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। बी विड्थ ऑफ फाउंडेशन होती है, दिस यू नो, ठीक है, मैं फिर भी लिखूंगा इस बात को। गामा ऑफ थर्ड टर्म, ये भी मैंने आपको बता दिया, उसका लेना है जो फाउंडेशन लेवल के नीचे है, उसका लेना है आपको, राइट। क्यू, क्यू इज इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, राइट, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। और जो बी है, दिस बी इज विड्थ ऑफ फाउंडेशन, बी इज विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन होती है। अगर सर्कुलर पाइल है हमारी तो वो विड्थ किसके इक्वल होती है, डाया के इक्वल। विड्थ मेनली हम इसलिए टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो शॉर्टर डायमेंशन है ना उसको लेना है, मेन कहने का ये मतलब है। क्योंकि जब आप प्लान में देखोगे, जब ऊपर से देखोगे, उसके जो उसका क्रॉस सेक्शन है उसको देखोगे, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कैसा भी हो सकता है, ठीक है, सर्कुलर, कुछ भी हो सकता है। तो स्क्वायर हुआ, उसमें तो इक्वल साइड्स हो गए, तो आप किसी को भी बी लो, डजंट मैटर। रेक्टेंगुलर हुआ तो मान लीजिए एक 3 मीटर है, एक 2 मीटर है, आप 2 मीटर को ले लोगे बी। सर्कुलर हुआ उसमें तो आप किसी भी डायरेक्शन में देखो, इट इज डायमीटर। सर्कुलर पाइल हुई तो उसमें बी क्या हो जाएगा, डाया ऑफ सर्कुलर पाइल, जो भी सर्कुलर पाइल का डायामीटर है वो बी हो जाएगा। कोई और शेप आ गई आप वो ले लोगे, राइट। कुछ भी हो जाए, मैं आपको वर्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि मुश्किल से मुश्किल ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो किसी से नहीं हो पा रहा, वो आप कैसे करोगे, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट। कोई और शेप आ गई जो उसकी स्मॉलेस्ट डायमेंशन है वो ले लेना आप, दैट विल बी बी। बी विड्थ, कहने को हम कह रहे हैं विड्थ ऑफ फाउंडेशन, पर मतलब इसका ये है जो स्मॉलेस्ट डायमेंशन है प्लान शेप में, जो ऊपर से देख रहे हैं हम इसको फाउंडेशन को, तो प्लान शेप में जो सबसे छोटी साइड है ना उसको हम कह रहे हैं विड्थ, ठीक है, नाम है विड्थ। मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। सर्कुलर पाइल हुई देन बी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ दैट पाइल, और फाउंडेशन इन केस ऑफ शैलो फाउंडेशन। नाउ सारी टर्म्स मैंने आपको क्लियर कर दी, एन क्यू एन गामा क्लियर कर दिया, गामा ये वाला कौन सा लेना है मैंने क्लियर कर दिया, क्यू, क्यू के अभी मैं थोड़ी और बात करूंगा। बी इज विड्थ ऑफ फाउंडेशन, पर क्यू जो अभी तक मैंने बात की, क्यू इज इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। ओके, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर मतलब इसका क्या है, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्यू को मैं थोड़ा सा डिटेल में अभी डिस्कस करने वाला हूं आपसे, ताकि कितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। दिस, ये मैंने अब तक डिस्कस किया है। अब मैं डिस्कस करता हूं क्यू को, ये वाला क्यू जो सेकंड टर्म में क्यू लिखा ना मैंने यहां पे, इस क्यू को मैं डिस्कस करूंगा। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्यू। तो जो ये वाला क्यू मैंने आपको बताया है, ये किसके इक्वल होगा, लेट्स सी दिस। ओके, जो मैंने सेकंड टर्म में आपको क्यू क्यू यू, फिर से क्वेश्चन लिख दूं, सी तो 0 है, राइट। तो दूसरी और तीसरी टर्म बची, पहली टर्म 0 होगी, कोई नहीं नहीं, क्यों, ग्रेनुलर सॉइल की बात कर रहे हैं। क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा, ये क्वेश्चन हमने पढ़ी है। सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने, क्यू भी क्लियर कर दिया, पर क्यू के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। क्यू एक्चुअल में क्या है, क्यू एक्चुअल में अगर आप सोच के देखो, एक क्लियर हुई, सिंपल केस हुआ, वो हम कर लेंगे, सभी कर लेंगे, पेपर में आते हैं सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इट। मुश्किल चैप्टर में से सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट, यू कैन डू इट। मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर अगर करूं तो क्यू क्या है, क्यू इज नथिंग बट सिग्मा बार, इफेक्टिव स्ट्रेस। जो भी सॉइल ऊपर है उसकी वजह से जो भी
इफेक्टिव स्ट्रेस आ रही है ना, इस लेवल पे फाउंडेशन के लेवल पे, इस लेवल पे जो भी ऊपर सॉइल है उसकी वजह से, कैसा भी सॉइल हो, 1 2 3 4 जितनी मर्जी लेयर हो, इतना मुश्किल आया नहीं है। पर जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं वर्स्ट टू वर्स्ट के लिए। जितनी भी लेयर हो, आप सीधा जैसे आप इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो ना, वैसे आप इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर लो। कहां पे? इस लेवल पे इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर लो आप, उसको आप क्यू लिख दो बस, नथिंग बट इफेक्टिव स्ट्रेस एट दैट लेवल। इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर कह देते हैं। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड में, इसका आईएस कोड है 2911 स्पेसिफिकली, तो उसमें इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर लिखा हुआ है। तो इफेक्टिव, मैं पहले आसान भाषा में लिख देता हूं, फिर आईएस कोड की वर्डिंग भी लिख देता हूं। दिस इज इफेक्टिव प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर है, इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा बार जो हम लेते हैं, दैट इज क्यू, और कुछ नहीं। मुश्किल जितना मर्जी बना लो आप ना, आसान बनाना हमने। इसको आईएस कोड ने क्या लिखा हुआ है? आईएस कोड की वर्डिंग है इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। ओवरबर्डन जो ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, ऊपर बर्डन मतलब बाहर कितना है, ओवरबर्डन जो इसके ऊपर बाहर है सॉइल का, उसको हम कह रहे हैं। पर इफेक्टिव के टर्म में ले रहे हैं, इसलिए इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। अब आपको समझ लग गया होगा, ओवरबर्डन आपने पहले सुना होगा ओवरबर्डन प्रेशर, पर अभी आपको यह भी समझ लग गया कि ओवरबर्डन नाम क्यों पड़ा इसका, राइट? सो इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, राइट? नाउ दिस इज व्हाट, सिग्मा बार, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। मैं लिखता जाऊं गामा, मैं लिख सकता हूं उसका फॉर्मूला क्यू गामा डीएफ। पहले के केस में लिख सकता हूं गामा एल, ना नहीं करूंगा मैं ये। क्यों? वो तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, वो आप कर लोगे। मैं आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर क्यों ना करूं? जो भी ऊपर लेयर है यार, 1 2 3 जितनी भी लेयर है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। सीधा आप सिग्मा बार निकालो, सिग्मा बार निकालो उस लेयर पे, उसको आप क्यू कह दो, इट विल बी डन। तो क्यू यू आपका क्या आ जाएगा? सिग्मा बार आप निकाल लो, एन क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 0.5 बी गामा। गामा, ये गामा कौन सा है? ये वाले जो फाउंडेशन के नीचे लेयर है उसका लेना है, उसका, ऊपर वाले का मत ले लेना अगर डिफरेंट हुई तो। 0.5 बी गामा एन गामा, ये आ गया हमारा। ओके ओके डन। नाउ क्यू ई बी, ये क्यू यू जो हमने निकाला किसके लिए निकाला? ताकि क्यू ई बी लिख सके, लिख लेंगे। क्यू ई बी क्या आ जाएगा? सिग्मा बार एन क्यू, क्यू यू इट नथिंग बट दिस क्यू ई बी, सिग्मा बार एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा। कौन सा गामा? जो नीचे लेयर है उसका, एन गामा। यहां पे जो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया ना, ऐसे आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको याद करना पड़ता था। सेकंड में अच्छा जो ऊपर वाली लेयर है उसका गामा लेना है, थर्ड में जो नीचे वाली लेयर है उसका लेना है। जरूरत ही नहीं है याद करने की, कंसेप्ट को ध्यान में रख लो, सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके। शैलो में हम कंसीडर ही नहीं करते थे ऊपर क्या है, तो ऊपर वाले का गामा क्या है उससे मतलब क्या है हमको। जो अगर गामा हमने फॉर्मूला में लिखा है तो ऑफ कोर्स जो नीचे लेयर है उसका होगा, उसका होगा। ऊपर तो जो है बस उसको इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार आप उसको लिख दो, दैट विल बी डन, राइट? यहां पे मैं फिर से आपको बता रहा हूं, हर केस में यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं आएगी। हम क्योंकि ग्रैनुलर सॉइल की बात कर रहे हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे सिग्मा बार ही आएगा हमेशा। कब? ग्रैनुलर के केस में, ग्रैनुलर के केस में हमेशा सिग्मा बार आएगा, राइट? नाउ ये आ गया क्यूईबी का आपका फॉर्मूला, डन, ओके। ये आ गया आपका क्यूईबी का फॉर्मूला। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ कि एन गामा यहाँ पे क्यों लिखा है, एन गामा को हम निग्लेक्ट करके चलते हैं, यहाँ पे एन गामा क्यों लिखा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आईएस कोड में आप देखोगे IS 2911 पार्ट 1 सेक्शन 1, सेक्शन 1 इज फॉर ड्रिवन, सेक्शन 2 फॉर बोर्ड।
उसमें आप देखोगे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मैं आपको इनकम्प्लीट फॉर्मूला नहीं बताना चाहता, मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताऊंगा। हाँ, बाद में बताऊंगा कि इन कामों को ऐसे निगलेक्ट कर लेते होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उस पर भी लेके आऊंगा मैं। पर जो अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड है उससे अगर क्वेश्चन आ गया तो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है एन-गामा को आप जीरो मान के चलते हो, उनका गलत हो जाएगा। उन्हीं का ही सही होगा जिन्होंने अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड पढ़ा है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस है वो ज्यादातर आईएएस कोड पे बेस्ड होते हैं, दूसरी थ्योरीज पे आ जाते हैं ऑफ कोर्स, पर आईएएस कोड हमारा एक बहुत बड़ा रेफरेंस है सिविल इंजीनियर्स का, ये आपको पता है। तो आईएएस 2911 के हिसाब से दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यूईबी दिस। तो इस हिसाब से क्यूईबी क्या आ जाएगा, जो भी सिग्मा बार, इसको भी ए बी से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं, जो मैंने ये ऊपर फॉर्मूला लिखा ना प्लस 0.5 बी गामा एन गामा, इसको मल्टीप्लाई कर दो ए बी से, जो यहां पे बेस पे एरिया है, सर्कुलर है तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, रेक्टेंगल आ गया, आज तक आया नहीं रेक्टेंगल, पर अगर आ गया तो उसकी लेंथ इनटू विड्थ। यू कैन डू इट, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां पे आप ए बी याद रखो, बेस एरिया, ये मत याद रखो पाई डी स्क्वायर बाय 4 ना, क्वेश्चन गलत कर दोगे, स्क्वायर आ गया फिर आपने रटा हुआ वही फॉर्मूला, क्वेश्चन गलत ना। ए बी याद रखो, यहां पे सिग्मा बार एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा इंटू ए बी। ओके, नाउ दिस, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं वहां पे आऊंगा एन गामा को कब हम जीरो मानते हैं, जो अभी तक गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें एन गामा को जीरो मान के वी हैव प्रोसीडेड, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा, पर अगर फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड गेट ने क्वेश्चन पूछ लिया या ईएससी में क्वेश्चन पूछ लिया तो उनका गलत हो जाएगा, जिनने डायरेक्ट एन गामा को जीरो मान के चला है ना, हमने आईएएस कोड को स्टैंडर्ड मान के चलना है। सो दिस इज क्यूबी डन। तो क्यूबी कर लिया, अब हम बात करते हैं क्यूएसएफ की, डन। ओके, क्यूईबी दिस इज डन। अब अगर मैं क्यूएसएफ की बात करूं, क्यूईबी तो हमने पढ़ दिया, ओके। अब मैं बात करूं क्यूएसएफ की, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस। इसकी बात होगी, अब इसकी बात होगी क्यूएसएफ की। क्यूएसएफ की अगर मेरे को बात करनी है, स्किन फ्रिक्शन किधर लग रही है, जो भी मैं ऊपर लोड लगा रहा हूं उसकी वजह से रिलेटिव मूवमेंट पाई किधर जाने की कोशिश कर रही है, नीचे को। तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, ऊपर को फ्रिक्शन, ओके, ऊपर को फ्रिक्शन, ओके 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 ओके, ऊपर को फ्रिक्शन। बट इस फ्रिक्शन का हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है कि कितनी फ्रिक्शन लगेगी, यहां पे कर सकते हैं, ओके फाइन। क्यों, फ्रिक्शन का हमको फॉर्मूला पता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ फ्रिक्शन का, राइट। फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है, एफ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, 11th 12th में हमने पढ़ा हुआ है, क्या फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, म्यू एन, बस यही है और कुछ नहीं। बिल्कुल बेसिक्स को हिट कर रहा हूं मैं, सब कुछ आ जाएगा। म्यू एन फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, फाइन ओके। तो हमको यहां पे पता करना है म्यू और एन। पहले म्यू है तो म्यू की बात कर लेते हैं, फिर एन की बात कर लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो फ्रिक्शन आ जाएगी, सिंपल। म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा वो किसके इक्वल होता है, tan फाई के इक्वल। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, 11th 12th में आपने पढ़ा है म्यू किसके इक्वल होता है, tan फाई, राइट, हम पढ़ते हैं। पर बात ये है एक्चुअल में कि जो फाई होता है ना वहां पे, वो होता है जो अलग अलग, मान लीजिए ये मेरा बॉक्स स्लाइड करने की, पी फोर्स लगाई मैंने, स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो अब जो ये फ्लोर है, फ्लोर और बॉक्स के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसको हम फाई से डिनोट करते हैं।
पर हमारे सॉइल के केस में एक दिक्कत है यार। वो क्या? वो ये है कि फाई हम जो सॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको नाम हम दे आए हैं फाई। उसको हम फाई का नाम दे के आए हैं जो सॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट। उसके एंगल को हमने फाई कहा है, राइट। तो फाई उसको भी कह दें, इसको भी कह दें, तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि अगर फाई हम मैं कहीं पे लिख रहा हूं, कहीं पे देख रहा हूं सॉइल की बुक में, समझ ही नहीं आएगा इसकी बात हो रही है या उसकी बात हो रही है। तो डिफरेंट एंगल अपना लो आप। कौन सा एंगल? डेल्टा। डेल्टा अपना लो। यहां पे वहां पे जो हमने पढ़ा है कि पी फोर्स लग रही है, फाई एंगल लग रहा होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो हम फाई कह देते हैं, वो भी इस बॉक्स और फ्लोर के बीच में होता है, अलग अलग के बीच में होता है, अलग अलग के बीच में। यहां पर हमने भी मान लिया, हमने भी जो एक्चुअल में अगर आप गहराई में जाओ, हमने भी जो फाई माना है ना वो अलग अलग के बीच में माना है, पर अलग अलग सॉइल ग्रेन्स के बीच में। अगर आप सॉइल को कलेक्टिवली देखने लग जाओ तो उसकी इंटरनल बात हो रही है। तो अगर इस केस में मेरे को थोड़ा अलग नाम देना है तो मैं यहां पे नाम फाई की जगह, कंफ्यूज ना हो जाए हम, तो टैन डेल्टा ये हम नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड आईएस कोड के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो डेल्टा सिंबल इस्तेमाल किया हुआ यहां पे। क्यों कर लिया वो मैंने आपको बता दिया। तो म्यू, म्यू टैन डेल्टा, वहां पे टैन फाई पढ़ते हैं हम, यहां पे टैन डेल्टा हो जाएगा। अब जो ये एन है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन हमारी पाइल को कौन दे रहा है? ये मेरी पाइल है, ये किस में गाड़ी हुई है मैंने? सॉइल में। सॉइल में है मेरी पाइल। अब इस पाइल को नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है? ऑफ कोर्स सॉइल। सॉइल मेरी पाइल को इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, राइट। मतलब एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो सॉइल इस पाइल पे लगा रहा है दैट इज माय नॉर्मल रिएक्शन, राइट। पर यहां पे एक डिफरेंस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और हमारी सॉइल मैकेनिक्स में। वो क्या कि यहां पे फ्रिक्शन हम एज ए फोर्स कैलकुलेट करते हैं, पर हमारे केस में जो इधर इधर जो ऐसे लग रहा है दिस इज वेरिंग, जिसे अर्थ प्रेशर मैंने आपको कहा, अर्थ प्रेशर तो वेरी हो रहा है। तो क्या करें? ऐसे करो, अर्थ प्रेशर का एवरेज ले लो आप, एवरेज अर्थ प्रेशर ले लो, उसको आप एज ए अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेना इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड में एरिया से मल्टीप्लाई कर देना तो आपकी QSF स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी आ जाएगी पाइल की, राइट। तो दिस इज एवरेज अर्थ प्रेशर, एवरेज अर्थ प्रेशर ले लेते हैं। एवरेज अर्थ प्रेशर लेके जो अर्थ आपके दिमाग में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए कि यस हम यहां पे भी एज ए फोर्स तो ले सकते हैं, अर्थ प्रेशर फोर्स, हाँ ले सकते हैं, पर हमने उस कंपोनेंट को कि अगर अर्थ प्रेशर फोर्स जो हम कैलकुलेट करते थे उस कंपोनेंट को, क्योंकि उसमें आपको पता है एवरेज अर्थ प्रेशर करके हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे, राइट। तो उस कंपोनेंट को जो लेंथ वाला कंपोनेंट है उसको ऑलरेडी हमने जो ये वाला एएस है ना, जो शाफ्ट का एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा हमारे पाइल का, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। तो क्योंकि यहां पे इंक्लूड कर लिया तो यहां पे हम जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हम एवरेज अर्थ प्रेशर ही लेंगे इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है हमारा, राइट। जो हम अर्थ प्रेशर की कॉफिशिएंट को जो हमारा आ रहा होता है ऊपर से ओवरबर्डन प्रेशर, आपको पता है K इंटू सिग्मा बार, हम कैलकुलेट करते हैं अर्थ प्रेशर, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बस वो जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड उसी की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल। तो आप नॉर्मल रिएक्शन ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, एवरेज अर्थ प्रेशर जो होगा उसी को आप कह दोगे नॉर्मल रिएक्शन। तो आपका जो फ्रिक्शन QSF है ये क्या आ जाएगा? QSF हो जाएगा आपका टैन डेल्टा इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर, ये आपका आ जाएगा सिंपल, ये आपका आ जाएगा QSF। इसका आप याद ना भी रखो तब भी कोई बात नहीं, क्यों?
जिस मेथड से मैंने आपको बताया वैसे याद रह ही जाएगा। QSF क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू एन टू एन। म्यू क्या है? टैन डेल्टा। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एवरेज अर्थ प्रेशर। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे याद हो ही जाएगी चीजें, राइट। पर ऐसे अगर आप कंसेप्ट दिमाग में रखो तो अगर बाई चांस कभी फॉर्मूला भूल भी गए तो ऐसे एकदम याद आ जाएगा, राइट। तो ऐसे QSF हो गया, ओके। अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कि अगर मतलब आप फॉर्मूला अगर भूल भी गए तो आपको एग्जैक्टली अगर एकदम याद करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप ऐसे कर सकते हो, सारे कंसेप्ट आपको पता है, रिवीजन के टाइम पे कंसेप्ट भी आपने अपने दिमाग में रखे हुए हैं, सब कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूला क्लिक करेगा। जब आप ध्यान से समझ समझ के फॉर्मूले को पढ़ते हो तो ऐसे फॉर्मूला क्लिक करता होता है। सो QSF इज इक्वल टू टैन डेल्टा इनटू एवरेज अर्थ प्रेशर। बाद में आप जो लेटर सरफेस एरिया उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो QSF आ जाएगा आपका, राइट। तो QSF क्या हो गया? QSF विल बी इक्वल टू इस जो टैन डेल्टा है म्यू विच इज टैन डेल्टा इनटू एवरेज अर्थ प्रेशर, जो है एवरेज अर्थ प्रेशर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? दिस इज मार्कर, यस। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, AS से मल्टीप्लाई कर दो आप, जो इसका लेटरल सरफेस एरिया पाइल का। अगर सर्कुलर है देन इट विल बी पाई डी इंटू एल, अगर स्क्वायर है देन इट विल बी 4b पेरीमीटर बेस पेरीमीटर इंटू लेंथ 4b इंटू एल। अगर रेक्टेंगल आ गया तो उस हिसाब से उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना तो वो आ जाएगा AS। कोई भी शेप आ जाए वी कैन कैलकुलेट इजीली। लेटरल सरफेस एरिया सिंपल मैथमेटिक्स, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको समझाया भी था पिछले लेक्चर में कि कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये ऐसे आप QSF कैलकुलेट कर लोगे। पर बात यहां पे ये है कि ये जो मैंने आपको केस यहां पे बताया ना, दिस इज द मोस्ट सिंपल केस, द मोस्ट सिंपल, क्योंकि इसमें मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया। वो फॉर्मूला अगर एक लेयर हो देन इट इज सिंपल, अगर एक लेयर हो तो यहां पे जीरो प्रेशर होगा और यहां पे सिग्मा बार दैट विल बी इक्वल टू गामा इनटू एल, यू नो, ठीक है। तो 0 प्लस गामा एल बाय 2 कर दोगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हाफ के गामा एल टैन डेल्टा इनटू AS QSF का, वो यहीं से आया है, राइट। पर वो सिंपल है, मैं आपको सिंपल चीज पे रुकवाना नहीं चाहता, मैं आपको अगर थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाए उसके लिए तैयार करवाना चाहता हूं। ये हो गया QSF, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इस चीज को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। क्या हो अगर मल्टीपल लेयर्स हो जाए? फिर मल्टीपल लेयर्स हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मल्टीपल लेयर्स होगी, ओके। ये आपको समझ आ गया, राइट। अगर थोड़ा सा डाउट है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके फिर देख सकते हो, हालांकि मैंने अच्छे से समझाया बट स्टिल आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर अगर कोई भी डाउट आपको लगता है यू कैन डू इट। यही ऑनलाइन का बेनिफिट है आपको। तो यहां पे अगर ये तो मैंने आपको बताया जो सिंपलेस्ट केस था, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस होने लगे, जैसे IS कोड में फॉर्मूला दिया, मैं एग्जैक्ट वो उसी टर्मिनोलॉजी में नहीं लिख रहा क्योंकि उसमें आप ये ना हो कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं सिंपल रखना चाहता हूं चीजें। तो सिंपल मैं टर्मिनोलॉजीज वही इस्तेमाल करूंगा जो मैंने आपको समझाई है, पर थोड़ा सा वो फॉर्मेट इस्तेमाल करूंगा। IS कोड ने क्या किया हुआ कि जो ये QSF है इसको सिग्मा करके कैलकुलेट किया, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n, आई इक्वल टू 1 टू n। मतलब अगर नंबर ऑफ लेयर्स आ गई, यहां पे जरूरी थोड़ा ना एक ही लेयर हो। मान लीजिए मेरा सॉफ्ट सॉइल है तो मुझको काफी डेप्थ तक लेके जाना पड़ रहा है, तो ऊपर मान लीजिए सॉफ्ट है, फिर स्टिफ आ गया, फिर स्टिफ के बाद फिर मीडियम आ गया, मीडियम के बाद हो सकता है फिर सॉफ्ट फिर से आ जाए। अगर नंबर ऑफ लेयर्स आ जाए और ऊपर इट वॉज रिलेटिवली ओके सॉइल, फिर नीचे कहीं पे वाटर टेबल आ गया, तो नंबर ऑफ केसेस आ सकते हैं, कैसा भी केस हो सकता है इन रियलिटी। उसको ध्यान में रखते हुए IS कोड ने फॉर्मूला दिया है सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n करके, जो भी आपका एवरेज अर्थ प्रेशर है, राइट, एवरेज, मैं जो हमने जैसे मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है वैसे कह रहा हूं मैं आपको। टैन आप करिए कि सिग्मा कर दीजिए, आपका जो भी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया ना उसमें आप सिग्मा कर दीजिए टैन डेल्टा इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर।
this let me write with this marker, tan delta into एवरेज अर्थ प्रेशर, यही मैंने आपको पढ़ाया। ओके, एवरेज अर्थ प्रेशर, ओके, tan डेल्टा इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर, राइट। ये तो आपका QSF आ गया आपका, ठीक है। अब इस QSF को आप इसका, मान लीजिए ये मेरी लेयर 1 है, राइट, फिर लेयर 2 आ गई, लेयर 1 लेयर 2, ये आप कैसे पहचानोगे? अगर कोई भी कंटिन्यूटी में कोई भी ब्रेक आता है, इनका यूनिट वेट किसी का डिफरेंट हो गया, ठीक है, किसी का जो यहां पे डेल्टा है दैट बिकम्स डिफरेंट, राइट, किसी का अर्थ, जो अर्थ प्रेशर है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर केज यूज होता है, वो डिफरेंट हो गया। कोई भी डिसकंटिन्यूटी आ गई, कहीं पे वाटर टेबल आ गया, कोई भी आ गई, तो आप उसको फिर लेयर में ब्रेक मान लोगे, एक अलग लेयर मानोगे, कोई भी डिसकंटिन्यूटी आ जाए लेयर में। तो ये लेयर 1, मैं 3 लेयर लिया मैंने, गेट से एक लेवल ऊपर है, गेट में 2 लेयर तक आया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो गेट में आया हुआ है, उससे एक लेवल ऊपर ले लिया मैंने, 3 लेयर ले ली। दिस इज लेयर 1, जो एग्जाम में पूछा गया उससे एक लेवल ऊपर, लेयर 1, लेयर 2, दिस इज लेयर 3, ठीक है। तो मान लीजिए 3 लेयर आ गई, ठीक है, ओके, वी विल डू इट। तो इसका ये कर लिया आपने, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका जो एरिया होगा ASF, इसका मान लीजिए लेयर 1 में लेंथ L1 है, लेयर 2 में लेंथ L2 है, लेयर 3 में लेंथ L3 है पाइल की। तो यहां पे आपको AS से मल्टीप्लाई करना है शाफ्ट एरिया से, तो शाफ्ट एरिया लेयर 1 का क्या होगा, पाई डी इंटू L1, लेयर 2 का क्या होगा, पाई डी इंटू L2, लेयर 3 का क्या होगा, पाई डी इंटू L3, ये होगा शाफ्ट एरिया, ओके। तो कहने का ये मतलब है, लेट मी राइट इट विद डिफरेंट मार्कर, यस दिस वन ब्लैक। तो यहां पे आपको कहने का ये मतलब है, अगर मोर देन 1 लेयर होगी, 1 लेयर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, पर वो सिंपल केस है, मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करा रहा हूं। गेट में 2 लेयर तक पूछा गया है, मैं आपको कह रहा हूं 3 आ जाए, 4 आ जाए, जितने मर्जी आ जाए आप कर सकते हो इन रियलिटी। तो करना क्या है, जितने भी लेयर हो हर लेयर को तोड़ लो, तोड़ के क्या करो, अर्थ प्रेशर डायग्राम बना लो, ठीक है। ये मेरी पाइल है, ये मेरी पाइल है, ओके, दिस में पाइल, राइट, ये है मेरी पाइल, ये मेरा ग्राउंड लेवल आ गया। हर के लिए एक अलग आप जो इसका अर्थ प्रेशर डायग्राम है वो बना लो। मान लीजिए पहले ये आ गई, फिर डिसकंटिन्यूटी हुई तो कहीं ऐसे आ गई, फिर कहीं ऐसे आई, कैसे भी मेरी प्रेशर डायग्राम आ सकती है, कैसे भी आ जाए, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे उससे, मैं इसको ब्लू से बना देता हूं, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं कैसी आ रही है, जैसे भी डेटा आपको दिया है वैसी आ सकती है, ऐसे आ गई, फिर कुछ ऐसी आ गई, फिर ऐसी आ गई, जैसे मर्जी आ गई। गेट में 2 लेयर तक दिया हुआ, मैंने 3 लेयर ले ली, राइट नाउ ओके। ES में नहीं ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा गया मोर देन 1 लेयर वाला, आई डोंट थिंक सो कि एक से ज्यादा लेयर वाला ESE में पूछा गया, गेट में पूछा गया 2 लेयर का। ये लेयर 1 हो गई, दिस इज माई लेयर 2, दिस इज माई लेयर 3, दिस इज माई लेयर 1, दिस इज माई लेयर 2, दिस इज माई लेयर 3, ओके। तो आप क्या करो, जो पहली लेयर है, पहली लेयर है, इसका डेल्टा मैं मान के चल रहा हूं सब कुछ डिफरेंट है, हर एक पैरामीटर डिफरेंट आ गया अलग अलग लेयर का। मोस्ट कॉम्प्लेक्स केस, मुश्किल से मुश्किल क्या हो सकता है वो मान के चल रहा हूं मैं, उसके बाद आसान आ गया वो हम कर लेंगे, मुश्किल से मुश्किल पहले देख लें हम। तो लेयर 1 का मान लीजिए डेल्टा 1 है, तो हम क्या करेंगे, मैं लिख ही देता हूं, यहां पे फॉर्मूला ही लिख देता हूं, राइट। यहां पे अर्थ प्रेशर जब हमने कैलकुलेट किया K इंटू सिग्मा V बार करके, तो यहां पे अर्थ प्रेशर आ गया लेट से 0, इधर आ गया 3, इधर आ गया 6,
इधर आ गया 7, तो हम क्या करेंगे, अर्थ प्रेशर कैलकुलेट किया है हमने डेटा से, यहां पे अर्थ प्रेशर के इंटू अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट को सिग्मा वी बार से मल्टीप्लाई करके हमने राइट कैलकुलेट किया हमने यहां पे। ये मैंने डेटा ऑफ कोर्स हाइपोथेटिकली है, एक्चुअल में आपने कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए डेल्टा डेल्टा डिफरेंट हो गया, QSF आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा लेट से ऑफ फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट लेयर इज लेट से 20 डिग्री, तो आप कर दोगे tan 20 डिग्री इंटू 0 + 3/2 इंटू जो भी इसका डायमीटर है, लेट से डायमीटर कुछ भी हो सकता है, पाई डी इंटू जो भी इसकी लेंथ है L1, इसमें L2 है, इसमें L3 है, पाई डी L1 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। प्लस आप कर दोगे लेट से दूसरी लेयर का डेल्टा है 25 डिग्री, तो tan 25 डिग्री इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर करना है, यहां पे 3 + 6/2। सेकंड लेयर की बात कर रहा हूं, सेकंड लेयर की शुरुआत में 3 है, एंड में 6 है, तो 3 + 6/2 इंटू अब एरिया क्या होगा, पाई डी L2। तीसरी लेयर है प्लस, तीसरी लेयर में मान लो 15 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू अब अर्थ प्रेशर कितना हुआ, शुरुआत में कितना है 6, एंड में कितना 7, 6 + 7/2 इंटू पाई डी L3। इसका जो AS है वो पाई डी L3, 3 लेयर होगी। गेट में 2 लेयर तक पूछा गया, वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैंने 3 लेयर का कर दिया। प्रैक्टिकली मान लीजिए 4 लेयर आ गई, यू कैन डू इट, आपको करना आ गया, आपको तरीका यू कैन डू इट, ठीक है। तो ऐसे आप कर लोगे राइट। तो ऐसे आपको पता चल गया कि QSF को कैसे करना है, QEB और QSF को एंड में आप ऐड कर देना, ठीक है। जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है उसको मैं लिख देता हूं, बिल्कुल जो बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आई कैन राइट इट, पर मुझे उसका मतलब नहीं लगता लिखने का, क्योंकि उसमें फिर आप गलती कर सकते हो। सो लेट्स नॉट राइट दैट, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं उसको लिखूं और आप गलती कर दो। QEB आपने कैलकुलेट कर लिया, QSF आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो एंड में आप दोनों को ऐड कर देना, बस यही है कि आप लंबा सा फॉर्मूला नहीं याद कर रहे, अलग अलग टुकड़ों में करके बाद में प्लस ही करना है, वो तो आप कर ही सकते हो, ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इट। तो QEB कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको बता दिया, QSF कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, एंड में दोनों को ऐड कर देना, QU आ जाएगा। अगर सिर्फ फ्रिक्शन पाइल है तो QEB 0 आएगा, QSF आएगा। अगर डेटा दिया भी है तब भी QEB 0 आएगा, अगर फ्रिक्शन पाइल आपको कह दिया, आपको निगलेक्ट करके चलना है, एक्चुअल में होगा, प्रैक्टिकली होगा, आपको निगलेक्ट करके चलना है। अगर फ्रिक्शन पाइल बोल दी तो चाहे डेटा दिया है फिर भी, ठीक है। नाउ अब इसमें एक बात जो मैं ऐड करना चाहता हूं, मैंने आपको यह कहा था कि एन गामा, आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने उसमें एन गामा को आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने सिंपल वो फॉर्मूला पढ़ लिया होगा, गामा L NQ इंटू AB, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर मैं सही बताऊं QU इक्वल टू, ये QU का फॉर्मूला अगर आपने कहीं पहले पढ़ी है पहले फाउंडेशन, देन QU इक्वल टू गामा L NQ इंटू AB, ये आ गया QEB प्लस हाफ के गामा L tan डेल्टा इंटू AS, राइट। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पर ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, ये बिल्कुल तब है अगर आसान से आसान क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ फिर ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी कराने जा रहा हूं उसमें ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 लेयर आ गई, तो आपको इस मेथड से QSF कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्रिक्शन पाइल का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसमें QEB तो चलो आ नहीं रहा, पर QEB का भी अगर आपने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है गामा L NQ इंटू AB, तो वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया ना, जिसमें गामा L NQ इंटू गामा L NQ प्लस 0.5 B गामा N गामा किया मैंने, बाद में AB से मल्टीप्लाई किया है,
ये एक्चुअली आईएस कोड में दिया हुआ है। आईएस 2911 के पार्ट 1 में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। चाहे आप उसका सेक्शन 1 ड्रिवन पाइल के लिए जो है, सेक्शन 2 जो बोर्ड पाइल के लिए है, उनमें देख लो। दोनों में अगर आप देखोगे तो 0.5 बी गामा एन गामा ऐड किया हुआ है। अब एक्चुअल में बात क्या है? बात यह है कि कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो एन गामा को निग्लेक्ट करके चलती हैं, कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो एन गामा को इनकॉर्पोरेट करके चलती हैं। हमारा जो आईएस कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, वो एन गामा को लेके चलता है और एन गामा को उसने इस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है कि जैसे हम शैलो फाउंडेशन में जनरल शेयर फेलियर एज्यूम करते थे, वो एज्यूम करते हुए जो एन गामा की वैल्यूज आएंगी वो एज्यूम की हुई है इस केस में, पाइल फाउंडेशन के केस में, जब क्यूईबी हमको कैलकुलेट करना होता है। ये आईएस कोड ने एज्यूम किया है। आईएस कोड की वर्डिंग में ये चीज लिखी हुई है कि जो एन गामा है वो आपको कहां से देखना है। एन गामा वहां पे लिखा हुआ है कि जो शैलो फाउंडेशन की मेरी एन गामा की वैल्यूज है, आप उसको रेफर कर लीजिए। ये आईएस कोड ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ थ्योरीज एन गामा को निग्लेक्ट करके चलती हैं, कुछ इनकॉर्पोरेट करके चलती हैं। हमारे आईएस कोड ने एन गामा को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, इसलिए हमको पूरा फॉर्मूला पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको पूरा फॉर्मूला पढ़ाया है, क्योंकि धीरे धीरे जो गेट और ईएससी वो पहले जैसे भी उनसे क्वेश्चन बन गए, पर धीरे धीरे इंक्लाइंड हो रहे हैं टुवर्ड्स इंडियन स्टैंडर्ड कोड, और इंडियन स्टैंडर्ड कोड में एन गामा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्यूईबी में एन गामा को लेके चला हूं मैं। पर अब बात आती है आपके क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में एन गामा की वैल्यू नहीं दी गई, जो हमारी थर्ड टर्म थी 0.5 बी गामा एन गामा, उसको यूज करने के लिए एन गामा की वैल्यू आपको नहीं दी गई, तो एन गामा को आप निग्लेक्ट करके चलोगे, क्योंकि एन गामा की वैल्यू एन क्यू से काफी कम रह जाती है, राइट। एन गामा की वैल्यू नहीं, रादर जो 0.5 बी गामा एन गामा की टर्म है वो निग्लेक्ट हो जाती है इन टर्म। अगर मैं बात करूं जो गामा एल एन क्यू वाली टर्म है उसके कंपैरेटिवली, क्योंकि लेंथ ऑफ पाइल, ये आप देख सकते हो, लेंथ ऑफ पाइल काफी बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू इट्स विड्थ और डाया, जो भी आप कह दो। क्योंकि ये लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसीलिए जो 0.5 बी गामा एन गामा की टर्म है वो बहुत कम रह जाती है कंपेयर टू वो टर्म जो इसका लेंथ यूज कर रही है। इसका लेंथ सेकंड टर्म यूज कर रही है गामा एल एन क्यू, उस टर्म के कंपैरेटिवली 0.5 बी गामा एन गामा को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। इसीलिए कुछ थ्योरीज उसको कंप्लीटली निग्लेक्ट करके चलती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर एन गामा की वैल्यू आपको नहीं दी गई तो आपको अपनी तरफ से ये एज्यूम कर देना है कि 0.5 बी गामा एन गामा जो है उस टर्म को आप निग्लेक्ट करके चलोगे, ठीक है। क्योंकि इसका ये मतलब बनता है कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है ये आईएस कोड के बेस पे नहीं बनाया, ये क्वेश्चन उस थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए बनाया है जिसमें 0.5 बी गामा एन गामा को निग्लेक्ट किया जाता है। तो थर्ड टर्म निग्लेक्ट होगी, सिर्फ सेकंड टर्म आ जाती है गामा एल एन क्यू की। फर्स्ट टर्म तो वैसे ही नहीं थी सीएनसी वाली, क्यों? कोहिजनलेस सॉइल है हमारा, ग्रेनुलर सॉइल है, इट इज ग्रेनुलर सॉइल, इसलिए कोहिजन वाली टर्म तो हम निग्लेक्ट करके ही चल रहे थे। थर्ड टर्म भी निग्लेक्ट कर दिया एग्जामिनर ने। एग्जामिनर उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना रहा है जिसमें 0.5 बी गामा एन गामा इग्नोर होता है, तो सिर्फ सेकंड टर्म गामा एल एन क्यू होगी। तो उसकी वजह से जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्यू ईबी का, गामा एल एन क्यू इंटू ए बी, ये फॉर्मूला इसीलिए ऐसे बन जाता है,
एन गामा की वैसे वैल्यू होती है, पर क्योंकि बी एल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए हम थर्ड टर्म को निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर अच्छा क्वेश्चन आया, अगर एग्जामिनर ने आपके बिल्कुल ही बेसिक्स चेक करने हुए, तो वो एन गामा की वैल्यू आपको देगा। तो बहुत ही जो चुनिंदा बच्चे होंगे, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन बच्चे, आप भी उनमें से होंगे क्योंकि आपको मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा दिया, उनका ये क्वेश्चन सही हो पाएगा। क्योंकि ज्यादातर जब भी पाइल फाउंडेशन पढ़ाई जाती है, ये कह दिया जाता है कि सिर्फ गामा एल एन क्यू ए बी होगा क्यू ई बी, पर ये सच नहीं है। सच ये है कि उसको कुछ थ्योरीज निगलेक्ट करके चलती हैं, आईएएस कोड ने उसको निगलेक्ट नहीं किया होगा, ये बात है। ठीक है, तो अब QEB के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। QSF के बारे में ऐसे मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। एंड में ये कैलकुलेट कर लेना, ये कैलकुलेट कर लेना, एंड में दोनों को ऐड कर देना, आपका QQ आ जाएगा। सिंपल है ये तो। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बेस्ड ऑन दिस, जो मैंने आपको समझाया ना, बेस्ड ऑन दिस मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब जो आपने कंसेप्ट पढ़ा, इसके बेसिस पे गेट 70 में क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 सेकंड के लिए रहेगा। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी है, तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली हो ही जाएगा, ये मुझे पता है। पर फिर भी अगर आपको अच्छी अप्रोच देखनी है, या बाई चांस आप कहीं पर अटक रहे हैं, तो मैं आपको ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपकी एक पाइल है। ठीक है, इधर बना देता हूं मैं, चाहे दिस इज अ पाइल। ठीक है, ये 7 मीटर्स की है। 7 मीटर्स की जब कह दिया, तब आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है। चाहे हम डायग्राम बनाते हुए थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं, पर आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है दैट दिस बिलो द ग्राउंड डेप्थ इज 7 मीटर्स। 7 मीटर्स की ये पाइल है। ठीक है, इसके 2 मीटर्स के नीचे ग्राउंड लेवल जो है हमारा, दिस इज आवर ग्राउंड लेवल। इसके 2 मीटर्स अगर मैं नीचे चला जाऊं, तो यहां इस जगह पे मुझको वाटर टेबल मिलता है। इस जगह पे लेट्स करेक्ट दिस। 2 मीटर्स को भी मैं थोड़ा सा बड़ा ही बना देता हूं। इस जगह पे हमको वाटर टेबल देखने को मिलता है। ठीक है, एट दिस प्लेस वाटर टेबल। वाटर टेबल के जो ऊपर सॉइल है, उसका यूनिट वेट दिया है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जो वाटर टेबल के नीचे सॉइल है, उसका यूनिट वेट दिया है 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेट मी चेक, 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही है ये। 16 एंड 19, यस, ये जो यूनिट वेट है दिस इज 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट यही गिवन है कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल बिलो वाटर टेबल इज 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब जब आपको ये ना बताया हो कि कौन सा यूनिट वेट, तो आपको बाय डिफॉल्ट टोटल या बल्क यूनिट वेट ही मान के चलना है। और अगर सॉइल सैचुरेटेड हो, जैसे इस केस में है, क्योंकि वाटर टेबल के नीचे है ये सॉइल, तो उसका मतलब बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड यूनिट वेट। जब पूरे के पूरे वॉइड्स पानी से ही भरे हैं, तो बल्क यूनिट वेट सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा, जिसकी वैल्यू 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दी हुई है। ये नहीं कहा सैचुरेटेड यूनिट वेट है, ये हमको अपने आप समझना है। क्योंकि सिर्फ यूनिट वेट क्या है, सिर्फ यूनिट वेट क्या है, मतलब गामा बल्क की बात हो रही है, और गामा बल्क
इस केस में गामा सैचुरेटेड है, ठीक है। अब इसके अलावा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई भी आपको दिया है, पर उसका हमारे कोई काम नहीं है। आपको याद होगा मैंने कहीं भी फाई नहीं लिखा, हाँ एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन लिखा है डेल्टा। डेल्टा जो होता है ना, दिस डेल्टा जो मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये क्योंकि दिस डेल्टा इज अकरिंग बिटवीन दिस पाइल एंड दिस सॉइल, तो हम इसको एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन कहते हैं। दिस इज एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि जो ये अर्थ प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, ये आप मेनली कहां पे पढ़ते हो? शुरुआत इसकी कहां से होती है? शीट पाइल वॉल से, राइट। शीट पाइल वॉल या एक आपके पास रिटेनिंग वॉल हो, उस पे अर्थ प्रेशर लगा रही हो, तब आप इसका इस्तेमाल करना सीखते हो अर्थ प्रेशर का, राइट। तो एक वॉल वहां पे बात हो रही है, वॉल वहां से शुरू होगी। अब ये दिस इज द एंगल बिटवीन दैट वॉल एंड द सॉइल, दिस इज एंगल ऑफ एडहेजन। अलग अलग चीजों के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं? एडहेजन। दिस इज एंगल ऑफ एडहेजन बिटवीन वॉल एंड सॉइल, इसीलिए हम इसको एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये वॉल और सॉइल के बीच में एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, राइट। डेल्टा आईएस कोड में, इंडियन स्टैंडर्ड कोड में डेल्टा को एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन कह के संबोधित किया हुआ है, ठीक है। तो ये 7 मीटर टोटल है, 2 मीटर ऊपर, नीचे कितनी होगी? 5 मीटर्स। दिस इज 5 मीटर्स, ओके। जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई दिया है उससे हमके कोई मतलब नहीं है। एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन डेल्टा वो 23 डिग्री दिया है, जो ये डेल्टा है ये 23 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज दी हुई है, एएस सरफेस एरिया ऑफ दिस पाइल, वो हमको दिया हुआ है 3 मीटर स्क्वायर पर मीटर लेंथ। ध्यान दीजिए, पर मीटर लेंथ। ये पाइल कौन सी है? एच पाइल है। इससे हमें कोई मतलब नहीं कि एच पाइल है कि कौन सी पाइल है, हमें सिर्फ जो डेटा दिया है, क्योंकि एच पाइल होती या कोई और होती हम इसी तरीके से सॉल्व करते, ठीक है। तो एच पाइल दिया है, ओके, वी हैव नो प्रॉब्लम, ओके, वी कैन सॉल्व इट, राइट। तो एएस आ जाएगा इतना, 3 मीटर स्क्वायर पर मीटर लेंथ। मैंने आपको समझाया था एच पाइल क्या होती है, राइट। तो एएस इज 3 मीटर स्क्वायर पर मीटर लेंथ, ये होता है सरफेस एरिया, इसका गिवन है, इतना आपको लेना है। ये जो सरफेस एरिया है ये किसी भी तरीके से आपको दिया जा सकता था। जो सबसे सिंपल तरीका वो ये होता कि आपको डाया दे दिया जाता है इस पाइल का, राइट। अगर सर्कुलर होती तो इसका डाया दे दिया जाता और लेंथ दे दी जाती, तो पाई डी L1 करके आप इसका सरफेस एरिया निकाल लेते। पर क्योंकि एच पाइल है तो इसलिए हमको सीधा यही दे दिया कि पर मीटर लेंथ में जो इसकी लेंथ है, इसके 1 मीटर में 3 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया होगा, जो इसका सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया इसका। हमें उससे मतलब है। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में, अगर आप आखिरी लाइन पढ़ोगे तो कहा हुआ है एक्सियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस निकालनी है आपको। क्या निकालना है? एक्सियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। यहीं पे सारा खेल है। एक्सियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मैंने आपको कहा था कहीं ना कहीं बीच में फिट किया होगा कि कौन सी पाइल है, हो सकता है सीधा बता दे, नहीं तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गेट इस चीज के लिए बहुत फेमस है कि वो कैसे ना कैसे छोटी सी चीजों से बच्चों के क्वेश्चन गलत करा देता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, राइट। क्वेश्चन की एक एक चीज पढ़नी चाहिए। तो एक्सियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, हालांकि इसमें डेटा भी नहीं दिया कि आप एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, पर अगर दिया भी होता तो आप उसको निगलेक्ट करके चलते, राइट। तो एक्सियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ये आपको निकालनी है। एक्सियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब QSF, ये आपको निकालना है, ठीक है। बीच में फिर ब्रैकेट में ये भी कह दिया कि 1 डेसिमल तक निकालना, 1 डेसिमल तक, 1 डेसिमल तक। मैं ये टेक्निक अपनाता था
पेपर में कि क्योंकि या तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो, ठीक है, मेरा एक बार 391 रैंक भी आया हुआ है, राइट। तो तब जो मेरा 391 पहले रैंक आया था, वो मतलब उसमें ये था कि ना, वो इसलिए आया था, मेरे ना पहले सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती थी। तो पहले मेरा रैंक उससे पहले 2455 भी आया हुआ है, 391 से पहले 2455। तो 2455 से 391 का जंप काफी बड़ा होता है, और वो इसीलिए हो पाया था क्योंकि मैं अपनी सिली मिस्टेक्स पे मैंने बहुत काम किया था। तो उस काम को करते 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 मैंने एक ये टेक्निक अपनाई थी कि मुझको ये एहसास हुआ कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कितने डेसिमल तक है उसका कई बार हमको ध्यान नहीं रहता। तो मैं क्या करता था, क्यू एस एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर ब्रैकेट में 1 डेसिमल, या अगर ये क्या हुआ है होल नंबर में बताओ तो ऐसे लिख लो होल नंबर। आपको कौन सा किसी को दिखाना अपनी रफ शीट को, अपनी कन्वीनियंस के लिए आपको ध्यान में रहे, आपको ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना है, ठीक है। हमारे केस में 1 डेसिमल तक का है, तो मैंने ऐसे 1 डेसिमल तक लिख लिया, राइट। आप ऐसे धीरे धीरे ये भी सीखते रहो कि कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है, ओके। क्योंकि मुझे ये पीड़ा का बहुत बहुत मैंने ये सही हुई है कि क्वेश्चन आता है पर सिली मिस्टेक्स इतनी हो गई कि बहुत ही कम मार्क्स आए एंड पे, ठीक है। उसका मेन रीजन यही कि क्वेश्चन आता था पर सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होगी। तो फिर मैंने इस चीज पे बहुत काम किया था कि अपनी सिली मिस्टेक्स को मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, राइट, अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी पे। सो एनी हाउ दिस इज क्यू एस एफ, ये हमको कैलकुलेट करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पे चलते हैं। क्यूएसएफ हमने क्या किया, टैन डेल्टा इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर इंटू सरफेस एरिया एएस, ये होता है। मतलब एवरेज अर्थ प्रेशर की जरूरत हमको पड़ेगी, वो कहां से आएगा, वो हमारे पास अर्थ प्रेशर डायग्राम बनाने से। अर्थ प्रेशर डायग्राम बनाने के लिए हमको कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर चाहिए, वो हमको गिवन है। वो क्या है, वो हमको गिवन है K इक्वल टू 1। जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर है दैट इज 1, वो हमको गिवन है। उससे हम क्या करेंगे, पहले अर्थ प्रेशर की डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं फिर अर्थ प्रेशर की डायग्राम, लेट्स ड्रॉ इट। ठीक है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये गेट के सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आया हुआ है, सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं। पर मैंने जिस तरीके से आपको चीजें समझाई हैं, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। डायरेक्ट अगर आप इस क्वेश्चन पे जंप करते तो आपसे ना हो पाता, पर धीरे धीरे कंसेप्ट जैसे बिल्ड हुए हैं, कंसेप्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगा है, क्वेश्चन करने में इतना लगेगा। क्यों? कंसेप्ट अच्छे कर लिए हमने, इसलिए। तो इसके अगर हम बनाए प्रेशर डायग्राम, तो यहां पे कितना होगा प्रेशर, K इंटू गामा इंटू एल, K इंटू सिग्मा वी रादर, अगर मैं अच्छे टर्म में बात करूं तो K इंटू सिग्मा वी। सिग्मा वी कितना है, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू K इज 1, सो यहां पे आ जाएगा 32। दिस प्रेशर विल बी इक्वल टू 32, ओके। उसके बाद इसको मैं थोड़ा, चलिए ऐसे ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके बनाना था, बट दैट्स ओके। 32, ओके। इसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, मुझको क्या बनाना पड़ेगा, अर्थ प्रेशर की डायग्राम बनानी है, ओके। हम किसके लिए डील कर रहे हैं, ग्रैनुलर सॉइल्स में। ग्रैनुलर सॉइल में हमेशा कौन सी अप्रोच यूज की जाती है, इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच। चाहे आप शीयर स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप फाउंडेशन का कर रहे हो, फाउंडेशन में चाहे शैलो फाउंडेशन का कर रहे हो, चाहे डीप फाउंडेशन का कर रहे हो, कौन सा भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप ग्रैनुलर सॉइल से डील कर रहे हो तो हमेशा इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी है। तो यहां पे ऊपर तो कोई चक्कर ही नहीं था, वॉट टेबल नहीं था, अब यहां पे चक्कर पड़ेगा। यहां पे गामा सेट आपको दिया हुआ है, पर आपको किस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब यहां पे गामा सेट की जगह हम गामा डैश का इस्तेमाल करेंगे। क्यों इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच का इस्तेमाल करना है, तो यहां पे गामा सेट जो दिया हुआ है, यहां से मैं गामा डैश निकाल लूंगा। गामा डैश क्या होता है,
सिंपल, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, सो 19 माइनस 9.81, 9.81 गामा डब्ल्यू, ये आ जाएगा 9.19, गामा डैश आ जाएगा 9.19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये मेरा गामा डैश आ गया। वैसे भी ये वैल्यूज देख के भी आपको अंदाजा हो सकता था कि ये गामा सेट दिया हुआ है आपको, ठीक है, क्यों? क्योंकि गामा सेट अप्रोक्सीमेटली 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है और गामा डैश अप्रोक्सीमेटली गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, और ये वैल्यूज उस चीज को जस्टिफाई कर पा रही हैं। सो मतलब क्वेश्चनर ने, एग्जामिनर ने एक्चुअल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। सो 32 नाउ इस 32 में अब मैं ऐड कर दूंगा 9.19 इंटू, अगर मेरे को इस यहां पे इस लेवल पे अर्थ प्रेशर निकालना तो मैं क्या करूंगा, के को सिग्मा वी बार जो यहां पे है उससे मल्टीप्लाई करूंगा। के की वैल्यू कितनी है 1, मतलब जो भी यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस होगी वो ही अर्थ प्रेशर यहां पे होगा, ठीक है। तो यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस है 32 प्लस 9.19 इंटू 5, दिस बिकम 77.95, ओके। 32 उसके बाद ये आ गई 77.95। अब अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो कि मैंने यहां पे जब इसके बाद इसकी स्लोप को मैं थोड़ा सा ऐसे ले गया, क्यों? क्योंकि यहां पे जो इंक्रीज हो रहा था अर्थ प्रेशर वो 1 मीटर के पीछे 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो पा रहा था, यहां पे 1 मीटर के पीछे 9.19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है। कहां 16 इंक्रीज हो रहा था फॉर 1 मीटर, कहां 9.19 इंक्रीज हो रहा है फॉर 1 मीटर, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अर्थ प्रेशर कम हो गया। तो ये ऐसी जो स्लोप थी ऐसी जानी चाहिए थी, अगर ना कुछ होता मैंने उसको कम कर दिया, स्लोप को ऐसी की जगह मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्टीप दिखा दिया कि रेट ऑफ जो इंक्रीज ऑफ अर्थ प्रेशर है वो कम नजर आए। उसकी वजह से यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यूज हमने कंप्यूट की हैं वो उसके, अगर मैं बात करूं तो वो 77.95 आ गई, राइट। दिस इज अर्थ प्रेशर जो पाइल पे लग रहा है, राइट, दिस इज अर्थ प्रेशर। अब अगर मैं बात करूं कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, QSF, वी हैव टू कैलकुलेट QSF। उसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी अभी, जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैं सिंपल करके मैंने आपको चीजों बताई हैं, कोई फॉर्मूला रटने को नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करके आपको चीजें बताई हैं, उन बेसिक्स के आधार पर ही मैं आपको सब कुछ कराऊंगा। सो QSF tan डेल्टा, डेल्टा 23 डिग्री हमको गिवन है, tan डेल्टा। अब 2 लेयर्स है यहाँ पे, दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2, तो मेरे को क्या करना चाहिए था, अलग अलग करके, अब करूंगा वैसे मैं वैसे ही करूंगा कि अलग अलग करके मैं दोनों लेयर को कैलकुलेट करूंगा, फिर ऐड कर दूंगा, फिर कह दूंगा कि दिस इज माई QSF। पर बात ये है कि डेल्टा जो है ना वो 23 डिग्री दे दिया आपको, जो आपको यहाँ पे 23 डिग्री डेल्टा दे दिया, इसका ये मतलब हुआ कि ऊपर और नीचे दोनों लेयर्स के लिए ये डेल्टा कॉमन है, के भी 1 है। अगर के भी डिफरेंट होता तो हम अपनी अर्थ प्रेशर डायग्राम को भी उसी हिसाब से बनाते, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ये, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, दिस वाज 1 स्टेप अहेड जो पहले पूछे जाते थे उससे। हाँ, अगर किसी ने IAS कोड पढ़ा हुआ है वो ये कर लेता, पर जो स्टैंडर्ड अगर कोई फॉर्मूला पढ़ के चला गया, ओके गामा एल एन क्यू इंटू ए बी प्लस हाफ के गामा एल tan डेल्टा इंटू AS, उसका गलत हो जाता। जो बिल्कुल बेसिक्स को पकड़ के रखा जिसने, उसका सही हो जाता, ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक्स पे जाऊं तो के की अगर वैल्यू डिफरेंट होती, आप उसी हिसाब से अर्थ प्रेशर की डायग्राम को बनाते। अगर गेट ने अपना थोड़ा सा लेवल और बढ़ाना है क्वेश्चन का, तो वो ये चेंजेस कर देगा कि डेल्टा को चेंज कर दे, या अर्थ प्रेशर के कोफिशिएंट को चेंज कर दे, कोई और चेंज कर दे, राइट।
हमारे बेसिस क्लियर है तो हम सब कुछ कर लेंगे। अब क्योंकि डेल्टा 23 डिग्री वो कॉमन है, तो इसलिए tan 23 डिग्री जो tan डेल्टा है उसको मैं कॉमन मान के चलूंगा। फिर ब्रैकेट में जो भी मेरे वेरिएबल्स है उनको मैं ऐड करके एंड में tan 23 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्यों? कॉमन है ना ये। तो tan 23 डिग्री इंटू क्या आएगा? इंटू मैं अगले, लेट्स राइट इट इन नेक्स्ट लाइन, ताकि थोड़ी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे हमारे इसमें टेक्स्ट में। tan 23 डिग्री इंटू इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एवरेज अर्थ प्रेशर, tan डेल्टा इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर। यहां पे अर्थ प्रेशर 0। हर लेयर को सेपरेट सेपरेट डील करना हमने। 2 लेयर्स, मैंने तो आपको 3 लेयर्स का बता दिया, ये तो उससे आसान है। गेट में उससे आसान क्वेश्चन पूछा गया है। जो गेट का सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी पूछा गया है वो उससे आसान है जो हमने किया है। सो tan डेल्टा इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर 0 प्लस 32/2 एवरेज अर्थ प्रेशर इंटू क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर। इस लेयर का सरफेस एरिया क्या होगा? ये 2 मीटर के लिए है। 2 मीटर, एक मीटर के लिए आपको सरफेस एरिया कितना दिया है इसका? 3 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मीटर लेंथ। 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 3 मीटर स्क्वायर इंटू 2। सो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, राइट। पहली लेयर कंप्लीट हो गई मेरी। अब मैं चलता हूं मेरी नेक्स्ट लेयर पे। प्लस कर दिया मैंने। प्लस क्या? सेकंड लेयर का पहले आता है tan डेल्टा। tan डेल्टा हमने पहली कॉमन ले लिया बाहर, तो tan डेल्टा इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर। ये कॉमन क्यों लिया है? अपना टाइम बचाने के लिए एग्जाम में, जो कि बहुत जरूरी है। आपकी स्पीड ऐसे ही बिल्ट होगी प्रैक्टिस करके, कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ के। ठीक है, सो प्लस tan डेल्टा इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर। इस लेयर का कैलकुलेट करना है, तो ऊपर है 32, नीचे है 77.95। इसका आप ले लो एवरेज अर्थ प्रेशर इंटू आपको करना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको लेना है जो ये 5 मीटर की लेयर है इसका। 1 मीटर लेंथ का 3 मीटर स्क्वायर है, 5 मीटर का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 ये हो जाएगा। यहां से ब्रैकेट शुरू हुई थी, यहां पे एंड होगी। अब आपको ये कैलकुलेट करना है। सो 32/2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 77.95/2 इंटू 3 इंटू 5 एंड में इंटू tan 23। दिस बिकम्स 390.78 किलो न्यूटन। दिस बिकम्स, यहाँ पे लेट्स राइट समवेयर हियर QSF क्या आ गया? 390.78 किलो न्यूटन। ओके, पर ये मेरा आंसर नहीं आया। ये QSF की वैल्यू है, जरूर है ये QSF की वैल्यू, राइट, इट इज, पर ये आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है ये? क्योंकि आंसर सिर्फ 1 डेसिमल तक होगा। इस चीज को हम नजरअंदाज करके गेट में गलत कर सकते हैं क्वेश्चन। हालांकि एक रेंज दी होती है आंसर्स की, पर कुछ आंसर्स एग्जैक्ट भी लिखे होते हैं। जो एग्जैक्ट लिखे होते हैं उसमें अगर आपने गलती कर दी तो आप ट्रबल में आ जाओगे, राइट। वो आपको नहीं करना। 390.78 किलोन्यूटन वैल्यू QSF की है, पर ये आंसर नहीं है। आंसर है मेरा 390.8। ये मेरा आंसर है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आपको सिर्फ न्यूमेरिकल जो वैल्यू आई है वो आपको करनी है वहां पे टाइप। ठीक है, वहां पे ऑफ कोर्स यूनिट्स नहीं आपको टाइप करने, यूनिट्स दे होते हैं कि इस यूनिट में आप दो आंसर। यूनिट भी आपने ध्यान से नहीं पढ़े तब भी आपका गलत हो जाएगा, राइट। यहां पे मैं ना ऐसे भी लिखता था, जैसे मैंने आपको अपनी टेक्निक बताई ना
कि मैं सिलिम स्ट्रेस को कैसे वर्ड करता था। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिखता था कि अच्छा किलो न्यूटन में पूछा है तो किलो न्यूटन लिख दिया, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के लिख दिया किलो न्यूटन। अब ये भी नजर में रहेगा कि ओके इस यूनिट में अपना आंसर बताना है, कितने डेसिमल तक बताना है, ये भी अपनी नजर में रहेगा। ठीक है, तो जो मेरा फाइनल आंसर है दैट इज जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में मैं एंटर करूंगा वो होगा 390.8। क्यों 390.78 को जब मैं राउंड ऑफ कर दूंगा 1 डेसिमल पे तो ये 390.8 बन जाएगा, क्योंकि 7 के बाद 8 है। अगर 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो, 5 या उससे बड़ी वैल्यू हो और ये ऑड हो, मैं आपको थोड़े से राउंड ऑफ के भी ब्रीफ में बता दूंगी, राइट, थोड़े से रूल्स विच आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सॉल्व भी कर रहे हो तो आपको बेसिक राउंड ऑफ के रूल्स आने चाहिए। ये अगर देखो अगर इसके बाद 5 के बड़ा डिजिट है तब तो ये अगले पे राउंड ऑफ होगा ही होगा। ठीक है, चाहे ये ऑड है ये इवन नंबर है, जैसे ये 7 ऑड है या इवन या 6 होता तब भी 5 से बड़ा हो, जैसे यहाँ पे 8 है तो ये उससे अगले पे राउंड ऑफ होगा, तो ये 390.8 बनेगा ही बनेगा। ठीक है, पर अगर यहाँ पे एग्जैक्ट 5 हो फिर आपको देखना होता है। अगर हालांकि हमारे गेट में इतना स्ट्रिक्ट नहीं चलता गेट, ठीक है, कि बिल्कुल ही राउंड ऑफ के उतने आपको रूल्स आते हो, हाँ बेसिक रूल्स आते हो। जो एग्जैक्ट यहाँ पे 5 है वो थोड़ा डिटेल में आ जाता है, वो हमने अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ा है कि उसका क्या होता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो हमारे कोर्स होते हैं बीटेक में, उसमें मुझे को याद है मैंने ये चीज पढ़ी थी। तो अगर ये एग्जैक्ट जब ऑड हो फिर अगर राइट अगर यहाँ पे 5 आ जाता तब डिपेंड करता होता है कि यहाँ पे जो डिजिट है दिस इज ऑड और इवन। अगर ये ऑड हो जैसे हमारे केस में है 7 तब तो ये अगले पे राउंड ऑफ होगा, तब तो ये 390.8 बनेगा। पर अगर ये 7 8 की जगह मान लीजिए यहाँ पे 6 होता, 6 5 होता, ये इवन है, दिस इज 6, दिस इज 6, ये इवन है। तो अगर ये इवन है 6 है और यहाँ पे उसका अगला डिजिट 5 है तो ये इवन ही रह जाएगा, ये 6 ही होगा, उसके अगले पे राउंड ऑफ नहीं होगा। अगर ऑड है तो राउंड ऑफ होगा, अगर इवन है तो राउंड ऑफ नहीं होगा। कब? जब उसके अगला डिजिट 5 है। तो अगर 5 से बड़ा है देन ऑफ कोर्स फिर मैटर नहीं करता ऑड है या इवन है, फिर 7 है 6 है जो भी है उससे अगले डिजिट पे राउंड ऑफ होगा ही होगा। जब 5 आता है तब आपको देखना होता है। ठीक है, और वही अगर 5 से कम वाली वैल्यू हो तब आपको पता है कि उतना ही रह जाता है। ठीक है, जैसे ये 7 4 होता तो ये 7 रह जाता, फिर मैं 390.7 लिखता यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बेसिक राउंड ऑफ का मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये भी आना चाहिए हमको एज एन इंजीनियर्स। ठीक है, जब राउंड ऑफ करते हैं तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आते थे तो चाहे मुझको तो इसलिए टाइम लगा क्योंकि मैंने एक एक चीज को डीपली समझाया क्वेश्चन कराते हुए भी, पर आप अगर इस क्वेश्चन को करने लगो तो ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत डिटेल में कंसेप्ट समझ लिए। अगर जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है उसको आप बारी बारी प्रैक्टिस करो, बारी बारी लिख के देखो, कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए उसको लिखो, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए खेल होगा, ऐसे ही होगा। ये क्या इतना आसान क्वेश्चन? क्यों? कंसेप्ट इतने अच्छे बिल्ड कर लिए। और आपको एक बात बताऊं मैं, ये गेट के बहुत जो प्रीमियम क्वेश्चंस है उनमें से है, और प्रीमियम क्वेश्चन भी गेट का हमारे लिए मतलब कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया। राइट, अब इस क्वेश्चन में अगर आपने एक बात बहुत ध्यान से नोटिस की हो तो वो ये है कि हमने यहां पे जब अर्थ प्रेशर की डायग्राम बनाई तो गामा डैश इनटू जो भी उसकी जेड था, गामा डैश जेड था, वो तो हमने लिख दिया। पर जब भी हम अर्थ प्रेशर की डायग्राम बनाते हैं तब हम इसके साथ जो वाटर एक्सर्ट कर रहा है वॉल पे प्रेशर उसको भी लेते होते हैं। राइट, उसको भी लेना चाहिए, वो भी हम लेते होते हैं, पर इस केस में हमने नहीं लिया। वो क्यों? सोच के देखो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो और सोच के देखो
कि वाटर के प्रेशर को हमने क्यों नहीं लिया। उसका रीजन अब मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब शियर स्ट्रेस का वहां पे पार्ट आ गया, और वाटर शियर स्ट्रेस को नहीं कर पाता, राइट। उसमें शियर स्ट्रेंथ नहीं होती वाटर में, वाटर में ये कैपेबिलिटी नहीं होती। तो क्योंकि वाटर में शियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसीलिए हमने यहां से वाटर का अलग से प्रेशर यहां पे इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली कैलकुलेट हमको स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस करनी है, राइट। तो इसलिए हमने यहां पे उसका कंपोनेंट नहीं लिया। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसा क्यों, वो करना चाहिए था, अर्थ प्रेशर की डायग्राम बना रहे हैं, वो करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। इसीलिए नहीं किया। इनफैक्ट जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो कि जो टॉप सरफेस होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जो टॉप सरफेस होता है, राइट, बीकर में आपने पानी डाल दिया, जो टॉप सरफेस है उस पे शियर स्ट्रेसेस आर जीरो। क्यों? उसका ये रीजन होता है कि जो टॉप सरफेस है, बिकॉज जो वाटर होता है फ्री सरफेस हम ऐसे डिफाइन करते हैं वेयर देयर इज नो शियर स्ट्रेस, राइट। तो वाटर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उसमें शियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे उसका कंपोनेंट नहीं लेते, राइट। तो अगली वीडियो में हम इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।